अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे, वर्क डन एंड मोशन से रिलेटेड। पार्ट 1 चार चैप्टर जो है, चार पार्ट में ये चैप्टर जो है वो मुश्किल होगा, ठीक है। 3 चैप्टर्स में हम चैप्टर को कवर करेंगे 3 पार्ट्स में और लास्ट पे एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो पहला टॉपिक है आपको पता है कि वर्क डन जो है वो बेसिकली दो तरह हम लेते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। उस पर देखते हैं कि जब कांस्टेंट फोर्स हो तो वर्क डन जो है वो किसके इक्वल है। सिंपल जो है वो फार्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D इक्वल टू F D कोस थीटा। अब इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल अगर आपको दूंगा मैं, ये जो है वो एक आप कंसीडर कर लें कि सिंपल सी जो है वो काट है, इसको यहाँ से जो है वो इस तरफ जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इधर को जो है फोर्स भी लगा रहा हूँ, इधर ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये आप समझ लेंगे। उसका जो है वो हैंडल है, इसको पकड़ के जो है वो करना इधर को ले जा रहा है। तो ये इसका डी आ जाएगा और ये फोर्स आ जाएगी जो ऐसे लग रही है। एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये हो जाएगा जिसको हम कोस थीटा कहते हैं। आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है। तो ये सिंपल जो है वो इस तरफ को जा रही है, ठीक है। तो हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यही वर्क डन में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि ये इसका फार्मूला है। अब कांस्टेंट फोर्स है कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये 20 न्यूटन है, ठीक है। ये वेरी नहीं कर रही, 20 न्यूटन फोर्स ही लग रही है और उसके हिसाब से ये सीधा जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो ये इस तरह जो है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो हम सिंपली जो है इस तरह इसका जो है वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसके डिफरेंट केसेस हैं। कि एंगल के हिसाब से जो है किस तरह वेरिएशन आती है इसमें केसेस। फर्स्ट केस है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है तो वर्क डन क्या होगा, एफ डी कोस थीटा, ये 0 आ जाएगा कोस थीटा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट किस तरह 0 है कि फॉर एग्जांपल ये बार है, ठीक है। ये बंदा जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं हो रही ऑब्वियसली, क्योंकि ये वॉल है, वो इतनी ज्यादा फोर्स लगा रही है, लेकिन फिर भी वो कोई मूवमेंट नहीं आ रही उसमें। तो डी क्या हो जाएगा 0। जब डी 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा 0 होगा। एक तो ये केस हो गया इसका। जो सेकंड केस है इसमें कि एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए फॉर एग्जांपल, तो अब आपको पता है कि कोस 90 डिग्री क्या होता है 0। देन अगेन जो है वो वर्क डन क्या है एफ डी कोस थीटा। कोस 90 डिग्री अगर आ जाए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन अगेन जो है वो 0 हो जाएगा। इसकी भी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ये इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स है, ठीक है, ये मैंने जो है वो उठाया और अपने कंधे पे रखा, तो मेरी मूवमेंट जो है वो इस तरफ है, ठीक है। इसको मैंने ऊपर उठाया, इट्स मीन के जो फोर्स मैंने लगाई है वो अपवर्ड लगाई है, उसको पिक करके मैंने अपने कंधे पे रखा और इस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ बाई एक्सिस की तरफ, आप समझ हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली मैंने इसको उठाया, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, तो उस केस में भी वर्क डन जो है वो 0 होगा। लेकिन अगर इसको मैं ले लूँ कि भाई एंगल जो है वो 90 की बजाय 0 हो जाए, 0 डिग्री, देन वर्क डन क्या होगा, सिंपल है, कोस थीटा एफ डी कोस 0 डिग्री। अब ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि कोस 0 डिग्री जो है वो 1 के इक्वल है, तो वर्क डन जो है वो एफ डी आ जाएगा, जो कि हम मैक्सिमम वर्क डन भी कहते हैं। अब ये सिंपल है कि आपने इस तरफ जो है वो फोर्स लगाई है और ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो इसी तरफ जो है वो जा रहा है ऑब्जेक्ट,
तो एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका इस तरफ है, लेकिन आगे से एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है, तो देन एंगल जो है इन दोनों के दरमियान 180 डिग्री होगा। तो cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 है। तो देन जो है f होगा, जब आप -1 पुट करेंगे यहाँ पे FD cos 180 डिग्री, तो देन क्या हो जाएगा -FD। तो नेगेटिव जो है वो वर्क डन हो जाएगा। मतलब आपको एक बॉल है, उसको ऐसे रोल कर रहे हैं सरफेस पे, तो ऑब्वियसली एक फ्रिक्शनल फोर्स भी है उसके इन बिटवीन, जो कि अपोजिट फोर्स है बेसिकली। आपने इस तरफ से फोर्स लगाई है, तो देन जो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जो वर्क डन हो रहा है ये इस फोर्स की वजह से, उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री बनेगा। तो देन जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, एक ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इस बेस पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि बुक पे मेंशन है कि वर्क डन जो है वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, और 0 का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब इसमें ये है कि अगर तो थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, देन वर्क डन जो है वो क्या होगा, थीटा जो है अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है, देन वर्क डन क्या होगा। अगर तो लेस देन है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो नेगेटिव होगा। तो ये केस आपने इसको भी जो है वो ज़हन में रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बुक को आपने फोकस करना, कोशिश करनी है कि एक दफ़ा जो है वो मस्ट रीड करें आप इन लेक्चर्स के साथ साथ बुक को फॉलो करें। नेक्स्ट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ये तो कांस्टेंट फोर्स की जो है वो डिस्कशन होगी। अब हम जाएंगे कि वेरिएबल फोर्स का जो है क्या कंसेप्ट है। अगर मैं पाथ ये ले लूँ फॉर एग्जांपल, ये ऐसा पाथ है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो यहाँ पे आपको पता है कि वेरिएशन आ रही है। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे देखना होगा वर्क डन क्या है, इस पॉइंट पे भी हमें आइडिया नहीं होगा, इसका मतलब एक इर्रेगुलर सा जो है वो पाथ है। हम क्या करेंगे, इस पूरे पाथ को ना स्मॉल जो है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, स्मॉल पैचेस, ठीक है, स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, इस तरह ये एक ले लेंगे पैच, एक पैच ये ले लेंगे, इस तरह सारे को जो है ना स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स है, ये एंगल है, यहाँ पे फोर्स इस तरह होगी और एंगल ये होगा। मीन टू से फोर्स, एंगल एंड फोर्स यानी ये वेरी कर रहे हैं हर पॉइंट पे। जब ये वेरी कर रहे हैं तो इट्स मीन कि ये वेरिएबल फोर्स है। लेकिन जब ये हमने स्मॉल पैचेस ले लिए हैं, तो ये जो इस पैच के लिए ये जो फोर्स है और ये एंगल है, एक स्मॉल पैच के लिए हम कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा डी, फॉर एग्जांपल ये डेल्टा D1 है, ये डेल्टा D2 है, तो ये D1 है cos थीटा, ये W1 हो जाएगा। सिमिलरली W2 के लिए F डेल्टा D2 cos थीटा 2 हो जाएगा। ये 1 लगा लें, इसके साथ फोर्स भी 1 लगा लें, इसके साथ 2 लगा लें। मीन टू से कि हर पैचेस का आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो उस पर्टिकुलर जो स्मॉल पैच है उसके लिए वर्क डन कांस्टेंट होगा। तो इसी तरह पूरे होल पाथ के लिए आप कैलकुलेट करेंगे और सम कर लेंगे। ये कंसेप्ट देने का मेन पर्पस ये ऑब्वियसली डेरिवेशन तो नहीं आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये जो वेरिएबल फोर्सेस हों तो हम किस तरह जो है वो फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो एंड पे लिखी हुई है कि हम टोटल जब वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये W1 भी आ जाएगा, W2 भी आ जाएगा, सो ऑन जो है वो Wn तक, यानी n पैचेस हैं। ठीक है, तो अगर इसको मैं लिखूंगा, बुक पे जो फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है कि समेशन i इज इक्वल टू 1 n तक fi, ठीक है, डेल्टा d n cos थीटा i। अब इसमें क्या है कि ये F1 से यानी I1 से स्टार्ट हो गई और n तक, जो ऊपर समेशन के ऊपर n लग रहा है कि यानी n नंबर ऑफ क्वांटिटीज, n नंबर ऑफ पैचेस जो है वो में डिवीजन है ये पाथ। तो ये इस तरह जनरल फार्मूला जो हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपने ज़हन में रखनी है। इसमें
किसी पाथ के हवाले से ग्राफ से एलिमेंट किस तरह हम रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जो ग्राफ है बेसिकली ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ जो है वो cos थीटा, ऑब्वियसली ये कंपोनेंट ही रोल प्ले करता है, क्योंकि जो तो पैचेज में जब हम डिवाइड भी करते हैं, ठीक है ना, अगर आप देख भी लें तो खैर उसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो किस तरह वेरिएशन आती है। ठीक है, लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि cos थीटा वर्गन में जो है वो रोल प्ले करता है, तो इसके दरमियान ग्राफ होगा। अगर इस पाथ को आप ले लें ऐसे, ठीक है, ये है ये भी, अब ये पैचेज हैं इसके, ये ग्राफ की एक्सप्लेनेशन जो है इसलिए करेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि आपको आइडिया होना चाहिए इसका। अब ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एरिया है हर पाथ का, ये एक टोटल एरिया भी है इसमें। यानी वर्क डन क्या है कि F cos थीटा का जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ जो ग्राफ है, ये बेसिकली जो है वो टोटल वर्क डन के जो है इक्वल होगा अगर इस पूरी कर्व को हम लेंगे। ठीक है, जो कि बुक में जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो है इसमें वो लिखता है, ये जो है वो फिगर बनी हुई है यहाँ, उसने बताया जो है वो लिखा भी है। ये बेसिकली द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मूविंग द पार्टिकल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द F cos थीटा वर्सेस D कर्व बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एरिया है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि ये बेसिकली जो है एरिया अंडर द कर्व जो है वर्क डन के इक्वल है। मतलब बुक को फॉलो करने का मेन रूल है, कहीं से भी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो MCQ के फॉर्म में आ सकती है, तो टॉपिक एटलीस्ट आपको फुल जो है कंसेप्ट होना चाहिए। ये टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिहाज से वर्क डन जो है वो कैसे होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सिंपल है, आपको पता है ग्रेविटेशनल का अर्थ से जो है वो लिंक है, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है। अब इसका जो है ना एक स्पेसिफिक एरिया है अर्थ का, जहां पे ऑब्जेक्ट ये इफेक्ट रखती है अट्रैक्शन का, फॉर एग्जांपल अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये थोड़ा सा आपने गौर में सुनना है कि अर्थ के अराउंड जो है एक स्पेसिफिक जो है वो स्पेस है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, और जिस फोर्स से ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी उसको हम ग्रेविटेशनल जो है वो फोर्स कहते हैं। और ये क्या है बेसिकली, ये जो अर्थ का सेंटर है इसकी डायरेक्शन इसकी तरफ होती है, और ये बेसिकली वेट के इक्वली mg, और g आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं। अगर तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ आ रहा है तो देन तो ऑब्जेक्ट जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है। अगर ये टूवर्ड्स सेंटर आ रहा है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, लेकिन अगर ये अवे मूव करता है, अवे फ्रॉम अर्थ, फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीजें लिखी हुई हैं, तो देन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इसको इधर को जो है वो हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस तरफ को, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगी, तो अगेंस्ट दी फील्ड, जब इसको हम इधर को मूव करवाएंगे तो अगेंस्ट दी फील्ड वर्क करवाना पड़ता है, अगेंस्ट दी फील्ड, तो नेगेटिव साइन आएगा, जो कि कन्वेंशनली हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है। ठीक है, ये ग्रेविटी का जो है इफेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और सिंपल सी डायग्राम है, वहां से हमने एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ है कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है वो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब आप कोई भी पाथ ले लेंगे तो वो वर्क डन जो है वो बराबर ही होगा। यानी अगर पाथ 1 है तो पाथ 2 है या पाथ 3 है या 4 है, कोई भी पाथ ले लेंगे उसका टोटल वर्क डन जब आप निकालेंगे तो वो सारे पाथ्स का वर्क डन आपस में इक्वल होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल। और भी
काफ़ी फील्ड्स हैं, बुक्स मेंशन है, मैं उसको बताऊँगा आपको। लेकिन डायग्राम से हम इसको देख लेते हैं कि बेसिकली किस तरह जो है ये वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। उसमें सिंपल है कि ये एक सिंपल सा पाथ है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी है। ये P1 ले लें आप, इसको P2 ले लें, P3 ले लें, बुक के मुताबिक इसको P2 ले लें, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हैं, इसको A ले लें, इसको B ले लें, इसको C ले लें, इसको D ले लें, इनको आप करते हैं सिंपल A B C D आ जाएगा। A से जो है वो C की तरफ जो है वो ऑब्जेक्ट मूव किया, ठीक है। यहाँ इसको आप ज़्यादा भी A B पॉइंट से लोकेट कर सकते हैं। एक ये बात है, इस तरह ऑब्जेक्ट किया, दूसरा ये है, ठीक है, और एक ये बात, यानी तीन पाथ इसके जो है वो बन गए। अब तीनों पाथ में अगर आपने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना हो तो क्या आएगा वो हम देखते हैं। थोड़ा इसको स्पीड से कवर करने, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है इसलिए इसको थोड़ा बता रहा हूँ। अगर हम P1 को ले लें, ये वाला जो पार्ट, अब इसमें देखें कि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, यानी इस तरफ जो है उसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स जो है F, ठीक है, जो कि mg है वो डाउनवर्ड है, ठीक है। अब आपको पता है कि W जो है वो इसके इक्वल है F d cos थीटा, ठीक है। ये जो वेट के इक्वल है, इसको F को मैं लिख सकता हूँ mg, इसको आप अगर mg लिखेंगे, d लिख देंगे, तो cos यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे हम जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री आपको अभी बताया कि ये क्या है, 0, इसमें तो हो गया ये 0 है, तो W जो है वो यहाँ पे हो गया 0। सिमिलरली जो है वो इस पाथ को ले लिया, मतलब इसके इस सेगमेंट को ले लें, पाथ तो हमने यही कंसीडर किया होगा, इस सेगमेंट को आप ले लें, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, ठीक है, अपवर्ड मूव है, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन जो हुई है, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड। अब क्या होगा, एफ डी कोस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री जो है वो माइनस के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट है, फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो अब जो वर्क डन होगा एफ डी कोस 180 डिग्री, ये mg आ जाएगा माइनस का, तो माइनस mg, ठीक है। इसमें ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा, अगर इसको हम हाइट h ले लेंगे तो ये d जो है इसको मैं h ले सकता हूँ, तो माइनस mg h बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ये हो गया, एक ये बात हो गया। सिमिलरली अगर आप बुक पे गौर करें तो एक मजीद जो है वो दूसरा पाथ लिया गया है, ठीक है। यानी आप ये देखें कि ये वाला पाथ है और ये वाला पाथ, अगर इसका भी मैं कैलकुलेट करूं जो कि सेम प्रोसेस है, ये पाथ जो ये वर्क डन होगा इस सेगमेंट में, उसमें ये आ रहा है, फिर इसका जो इस सेगमेंट का वर्क डन होगा P2 का, वो इस सेगमेंट के इक्वल आएगा, जो कि सेम वैल्यू है। सिमिलरली बुक पे देखें कि ये जो पाथ है इसका भी वर्क डन जो है उसके इक्वल ही आता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो कि मैं आपको बता दूं कि इसको हम सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, पैचेस में, इस तरह, ठीक है, इस तरह पैचेस में डिवाइड करेंगे। अब होता क्या है कि जब पैचेस में हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉल जो पैचेस हैं उसमें एक होता है x डेल्टा x, एक होता है डेल्टा y, ये एक्सटेर्नल डिस्प्लेसमेंट और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलोंग तो वही केस है कि जो वर्क डन है वो 0, क्यों, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर है, फोर्स ऐसे है तो 90 डिग्री, तो वर्क डन 0 हो गया। तो यहाँ पे अगेन वही चीज है कि वर्क डन होगा और एंगल क्या होगा 180 डिग्री है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है और फोर्स डाउनवर्ड है, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, तो नेगेटिव माइनस mg h आ जाएगा। सारे पैचेस का जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो कॉमन निकालेंगे तो वो ये टोटल जो है वो इक्वली आ जाएगा। यानी हर पाथ में जब आप कैलकुलेट करेंगे, जिसको थोड़ा सा आइडिया भी दिया कि आपको आइडिया हो जाए इस पाथ पे एंगल्स का, इस पाथ पे एंगल क्या बन रहा है, फोर्स किस तरफ है, थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर आ रहा है। ऑब्वियसली डेरिवेशन तो नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो कि आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है कि आपने जिस मर्जी पाथ से वर्क डन कैलकुलेट किया वो एक दूसरे की इक्वली आ गया। तो इट्स मीन के पाथ पे वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में डिपेंड नहीं करता पाथ पर। उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखी है कि वर्क डन द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड और वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बी जीरो इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। अगर उसको सम करेंगे तो क्लोज पाथ में अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो वो कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगी। ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा, वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी वो इंडिपेंडेंट है, पाथ पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रही। क्लोज पाथ का जब आप जमा करेंगे तो वो जो है वो जीरो भी आ जाएगा क्लोज पाथ में अगर आप ऐसे लेंगे। ठीक है, इस तरफ नेगेटिव आ रहा है, इस तरफ से मैं पाथ लूंगा वो पॉजिटिव आ जाएगा तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा बुक पे अगर आप देखेंगे कि टेबल बना हुआ है कंजर्वेटिव फोर्सेज और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। इस टेबल को आपने पढ़ लेना है कि कौन सी कंजर्वेटिव फोर्सेज और कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज है, इनको आपने याद रखना है अच्छी तरह। आप अगर एमसीक्यू में कोई भी चीज़ इससे रेलिवेंट पूछे तो आपको पता हो गया ये कंजर्वेटिव फोर्स और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वही है कि जो इंडिपेंडेंटली ऑफ पाथ पे डिपेंड जो है वो नहीं करता उसका वर्क डन, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जो कि जिनका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप फ्रिक्शन को ले लेंगे तो उसका तो वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरह जो है डिफरेंट जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है। एक स्मूथ सरफेस है, एक बॉल को आप स्मूथ सरफेस पे फेंकेंगे, एक जो है वो रफ सरफेस है उस पर फेंकेंगे तो काफ़ी जो है वेरिएशन आएगी। सिमिलरली अगर फ्रिक्शन को देखा जाएगा तो अगर पाथ आप लंबा कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाना है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल इतना पाथ है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसी को आपने बढ़ा दिया सेम ऑब्जेक्ट है, तो ये ज़्यादा इसको वर्क जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्सेस के केस में। इसी तरह डिफरेंट एग्जाम्पल तो वो आपने देख लेनी है। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, पावर। पावर का सिंपल फार्मूला है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वर्क डन का आपको आइडिया हो गया कि इसका क्या यूनिट है। ठीक है, वो हमने देखा है कि वर्क डन जो है वो बेसिकली हम इसको लेते हैं जूल में, टाइम आ जाएगा सेकंड में, तो जूल पर सेकंड जो के वाट के इक्वल है। अगर इसको मैं कहूँगी भी ये 1 जूल है 1 सेकंड है तो 1 वाट आ जाएगा जो कि पावर का ठीक है फार्मूला है। अब इसमें एक चीज जो डेफिनेशन वाट की क्या होगी कि जब कोई भी बॉडी है अगर वो 1 जूल वर्क करेगी 1 सेकंड के अंदर तो उसकी पावर क्या होगी 1 वाट। इसका ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब बेसिकली फर्क क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कशन हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कशन हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ तो एक बंदा है ठीक है, उसने इस पर फोर्स लगाई है 10 न्यूटन और यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेस किया उसने ऑब्जेक्ट ठीक है 2 मीटर तक। ठीक है, ये काम उसने जो है वो कितनी देर में किया है सेकंड। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा बंदा है उसने यही काम जो है वो 5 सेकंड में कर लिया। तो ये जब टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, जब आप ये देखेंगे कि ये टाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे जो है वो पावर है बेसिकली। वर्क डन तो हो गया, ऑब्वियसली फोर्स को आप डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टाइम का फैक्टर है ये इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। तो ये जो है चीज़ आपने ध्यान में रखनी है पावर की। अब कुछ रिलेशंस हैं, कुछ फार्मूलाज हैं ठीक है, जो कि आपने अच्छी तरह जो है वो ध्यान में रखने हैं। अब ये W इक्वल है ओवर टाइम, इसको हम E/T भी लिख सकते हैं। होता क्या है कि ये वर्क डन बेसिकली एनर्जी ही है ठीक है, एनर्जी के इक्वल ही होता है। ये किस तरह आप अगर देखें एनर्जी क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी एबिलिटी जो रखता है वर्क डन करने की। मसलन एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, मैंने 10 न्यूटन जो है वो फोर्स उस पर लगाई है, उसने डिस्प्लेस किया 2 मीटर।
10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो W जो है वो आ जाएगा हमारे पास 20 जूल, यानी उसके पास 20 जूल एनर्जी है। ठीक है, इतनी फोर्स आपने लगाई और उसने डिस्प्लेस किया, इतनी उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इसके दोनों आपस में जो है वो एलिमेंटली ये यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज से आपको आइडिया होना चाहिए कि इतनी उसके अंदर जो है वो एनर्जी आ गई है, इतना हमने फोर्स अप्लाई किया तो इतनी उसके अंदर एनर्जी आ गई। तो ये एक दूसरे के जो है वो सेम जो है वो इक्वल हम यूज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी, अगर ये काइनेटिक एनर्जी है। इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए रिलेशन बना के बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस बन सकते हैं। न्यूमेरिकल में वो वर्क डन की वैल्यू दे सकता है, ठीक है, पावर की दे सकता है, टी पूछ लेगा, दोनों की दे देगा, पावर पूछ लेगा, समटाइम एनर्जी की वैल्यू दे देगा, ठीक है, टी की वैल्यू दे देगा, पी पूछ लेगा। तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए, समटाइम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे देगा, टी की दे देगा, पी पूछ लेगा, पी का क्या, पी की वैल्यू दे देगा, ठीक है, टी की भी दे देगा, वी की दे देगा, एम पूछ लेगा। तो ये सारे जो है फार्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल को जब आप रीड करें तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि ये रिलेट कर रहे हैं बात। इसी को हम एम जी एच डिवाइडेड बाय टी भी लिख सकते हैं पावर को, जो कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। और एक बंदा जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहा है, ठीक है, हाइट पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली हाइट इन्वॉल्व होगी, वो हाइट की वैल्यू दे देगा, उस बंदे का मास दे देगा, ठीक है, टी दे देगा, टाइम उनके का पावर जो है वो फाइंड करें। तो जी की वैल्यू आपको पता है, वो आप 10 यूज कर लें, मोस्टली 9.8 यूज करें। अगर कैलकुलेशन ये जल्दी स्पीड से करना 10 भी यूज करके आप आइडिया ले सकते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो ये कुछ फार्मूलाज जो कि आपको ध्यान में रखने हैं पावर के हवाले से। एक और फार्मूला जो कि स्पीड वेलोसिटी एंड पावर का जो है वो रिलेशन है, जो कि पावर किसके इक्वल है, F डॉट V। ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है, ये भी आपने जो है वो ज़हन में रखना है। इसको मजीद आप जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, V आपको पता है R मेगा के इक्वल है। तो अगर मैं ऊपर जो है वो पुट कर दूं R मेगा, तो ये R क्रॉस F आपको पता है टा के इक्वल है, तो टा इंटू मेगा ये आ जाएगा। तो ये मोटर के केस में रोटेशन जब आ रही हो इन मोटर के केस में ये फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, P इक्वल टू टा इनटू ओमेगा। तो ये ठीक है, ये पावर के हवाले से कुछ चीजें थी, ठीक है, आपको इसका जो है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसका वाट जो है वो सिंपल यूनिट है, लेकिन कुछ यूनिट्स हो रहे हैं जो कि आपको ज़हन में रखना है पावर के हवाले से, ठीक है। कुछ बिगर यूनिट्स भी हम यूज करते हैं, जो कि मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, अदर यूनिट्स हैं, ठीक है। वाट आ जाएगा, ठीक है, किलो वाट आ जाता है, सिमिलरली मेगावाट आ जाता है। तो ये आपको किलो जो है आपको पता है 10⁻³ है, 10⁻⁶ वाट। ये रिलेशंस का आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए इस चीज़ में। नेक्स्ट एक कमर्शियल यूनिट है, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ये बड़ा है ना, ठीक है। बुक पे इसी रिलेशन के एंड पे जो है वो लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट आवर इज द वर्क डन in 1 hour by an agency whose power is 1 kilowatt, तो जिसकी पावर 1 किलोवाट है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, आपको पता है, किलो जो है वो 1000 वाट आ जाएगा और आर जो है वो 3600 सेकेंड्स। इन दोनों का अगर मैं कंबाइन करूँ 2 0 ये 3 5 हो जाएंगे, 36 × 10 की पावर 5 आ जाएगा और वाट सेकेंड। ये इस फॉर्म में भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आ गया वो किसके इक्वल है, ये ऑलरेडी गैर में आ चुका है, ठीक है। डिफरेंट वेरिएशन से पूछ सकता है, इस तरह भी पूछ सकता है, इस तरह भी इसको लिख सकता है जौल करके, इसको ऐसे भी लिख सकता है। अब ये पावर 6 हो जाएगी जौल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, ये मेगा हो जाएगा, मेगा जौल, ठीक है। तो ये इस तरह आपने देखना है, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना, ऑप्शंस को देखना है, आपने याद की होंगी चीजें, तो अब जल्दी से देखो। अगर आपने याद नहीं किया, रिवाइज नहीं सही तरह किया, तो मे भी कुछ वैल्यूज आपको याद हो और आप इजी क्वेश्चन